तो क्या रामचंद्र जांगड़ा साहब की रिटायरमेंट तय कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने? ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। आपने भी खूब चुनाव लड़े, मलाल है कि जीत नहीं मिली। जब आदमी की कई बार लक भी होती है, 90 में से हमारी पार्टी की 85 सीट आना और 5 हारने वालों में मैं शामिल। तो लगा था कि अगर टिकट मिलती 19 में भी, अगर आपको बुढ़ाना से टिकट मिल जाती, मैं जीत जाता था, जीत जाते बहुत अच्छे वोटों से। अब की बार भी जीत जाता। ये धोखा आपके साथ चौटाला साहब ने किया, हाँ। ओम प्रकाश चौटाला साहब। वो तो देवलाल ने भी किया, मतलब लोगों को पागल करने के लिए, कुछ भी हाँ। बोलने के लिए बस कह दिया आपको कि करते रहो। वही करते रहो। बंसीलाल कहता है भाई कर्जे माफ नहीं हो सकते, तो चौधरी देवलाल कहता अरे भाई मैं वहाँ भेड़ चराने थोड़ा जाऊंगा, ऊपर लिख दूंगा सबके कर्जे माफ और नीचे दस्तक कर दूंगा देवीलाल। हर कोई सबसे पहले बंसीलाल जी का ही जिक्र करता है और कहता है जो वो थे और जो वो कर सकते थे वो किसी नेता की सोच में भी नहीं। नीचे से ऊपर तक ईमानदार थे, बात को निभाते थे, जो कह देते थे उसको पूरा उतरते थे उसके ऊपर। झूठ बोलना, दगा करना और पैसे के मामले में भी ईमानदार थे। देखिए तमाम जो खुद के ही परिवार के लोग हैं आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए तो इनका पारिवारिक है मामला। 90 में से 85 सीट आज तक हरियाणा में ना किसी की आई और ना आगे आने वाली, केवल मात्र 4 साल में। पूरे 5 साल नहीं हुए। एंटी इनकम्बेंसी कितनी बड़ी, कुल 16 सीट रहेगी। 1990 में जब हरियाणा चला तो किसने चलवाया? चौटाला जी चौटाला साहब सरकार में थे, मुख्यमंत्री वो थे जब मंडल कमीशन में आई। मैंने मंच से कही रोहतक से ये बात, और जब 2016 में जना हुड्डा जी की वजह से वो हुआ था। तो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा सत्ता का भूखा कौन सा नेता है? ये 90 में क्या हुआ, सही सत्ता की समझ लालसा में इतनी हिंसा हुई, महम कांड हुआ, सत्ता की लालसा में हुआ। चौटाला राज को लेके एक बहुत हवा भी है, लोग याद करते तो भाई कहते हैं बहुत माहौल खराब था। इतिहास उठा के देखोगे बहुत ही मिजरेबल परिस्थितियाँ, भयावह परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ कभी किसी प्रदेश में होनी नहीं चाहिए। आने वाले समय में कांग्रेस का कोई स्कोप होगा, क्योंकि भी 2024 में भी सरकार बना ही रही थी कांग्रेस, तो कांग्रेस का युग खत्म हो गया। तो हरियाणा का क्या भविष्य देखते हैं? लंबे समय तक नायब सिंह सैनी चलेंगे। वो मुख्यमंत्री कौन सा है हर दिल अजीज और लोगों के काम करने वाला, लोगों के बारे में सोचने वाला? बंसीलाल का जिक्र करता हूँ। वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, विजनरी थे, संकल्प के धनी थे, बात के पक्के थे। वो पब्लिक से ज्यादा मिलनसार और वो उनमें नहीं था। सैनी साहब से कंपेयर कर रहे हो क्या? हाँ। कि सैनी साहब रोज लोगों से मिल रहे हैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक। हाँ, तो हर आदमी में अलग अलग गुण होते हैं। हाँ। अब सैनी साहब तनाव में आते ही नहीं। 3 उम्मीदवार हैं, 2 राज्यसभा की सीटें। आपको क्या लगता है कौन जा रहा है? हमारी तो इच्छा भी रहेगी कि हमारे दोनों जीते हैं। देवीलाल जी के साथ आपने कहा धोखा मिला, और फिर बंसीलाल जी का अलग रहा कि भाई अब वापस जा रहे हैं कांग्रेस में। राजनीतिक तौर पे आपको सम्मान दिया, आपके काम को पहचान दी और एक पद दिया, वो भारतीय जनता पार्टी की शुक्रगुजार हैं। चौधरी बंसीलाल ने भी खूब सम्मान किया हमारा, लेकिन पूरा जो मुझे एक जिंदगी में जो रिवार्ड जो मिला है सारा, वो भारतीय जनता पार्टी में। तो प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है। छात्र राजनीति से शुरुआत की, अलग अलग पार्टियों में रहे, काम किया, दलितों की आवाज़ को उठाने के लिए भी बहुत सारे काम किए। अब क्योंकि 75 साल से ऊपर उम्र हो गई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रिटायर करने का मन बना लिया है? क्या रामचंद्र जांगड़ा टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं, या फिर एक नई पारी की तैयारी में हैं? आज के इस पॉडकास्ट में तमाम उनसे सवाल होंगे और उनसे पूछेंगे कि आगे का प्लान क्या है, क्या कोई नई पारी की तैयारी है, या फिर जितना कुछ भी इस राजनीतिक जीवन में लोगों के लिए किया उससे खुश हैं और उनको लगता है कि उनको जितना मिला वो काफ़ी है। स्वागत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान है रामचंद्र जांगड़ा साहब। बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। बहुत दिलचस्प करियर रहा है आपका और बहुत उतार चढ़ाव भी आपने देखे, लेकिन सवाल सबसे पहले मैं आज की मौजूदा हालात से करना चाहूँगी, क्योंकि कह रहे बीजेपी में रूल है 75 पे रिटायर कर देते हैं। तो क्या रामचंद्र जांगड़ा साहब की रिटायरमेंट तय कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए मैं तो जैसा वाजपेयी जी ने कहा था कि ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। लेकिन रिटायर्ड अब होने जा रहे क्या? नहीं, पब्लिक जीवन में, मेरा सार्वजनिक जीवन में पूरा भाग रहेगा,
और वो भागीदारी मेरी कम नहीं होगी, लोगों की सेवा मैं करता ही रहूँगा, क्योंकि शारीरिक तौर से मानसिक तौर से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। तो धक्का लगा कि मुझे टिकट क्यों नहीं दी, या कोशिशें की आपने कि दोबारा फिर से पार्टी राज्यसभा भेजे? नहीं, कोशिश मैंने कभी ज़िंदगी में की नहीं है। नहीं की। मैंने केवल काम किया है। मैं चाहे चौधरी देवलाल के साथ रहा, मुझे अंतिम समय में उन्होंने काट की टिकट दी थी किसी और की, जबकि 90 की 90 टिकटें बढ़ चुकी थी। और उसके बाद उनके बेटे को यह गवारा नहीं था, वो टिकट मुझसे वापस मांग रहे थे, मुझे एसएस बोर्ड का चेयरमैन बनाने का वायदा कर रहे थे, लेकिन मैं उस बात के लिए राजी नहीं था। कौन से बेटे को गवारा नहीं था? बड़ा बेटा जो उनका था, ओम प्रकाश चौटाला साहब। तो मैंने जिद करके मैं टिकट तो वापस नहीं करूँगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उस समय चौधरी देवलाल की हवा बनाई तो हमने ही थी, कार्यकर्ताओं ने बनाई थी। पागल हो गया था सारा हरियाणा, भाई कर्जा माफ़ी करेंगे, सबको वृद्धा पेंशन देंगे, सबके घर में बिजली दे देंगे, सबको पक्के कर दे, पता नहीं कितने वायदे थे। यहाँ तक थे कि हर गांव में नोट छापने की मशीन भेज देंगे। अच्छा, ये वादा भी कर दिया? ये भी वायदा कि भाई बड़ा गांव हो तो 2 दिन रख लेना, उसको और ज़्यादा छाप लेना। अच्छा, तो जिसका जितना मनाए वो उतने नोट छाप तो मतलब ऐसे ऐसे वायदे थे जो हम सोचते हैं, मतलब ऐसे मूर्खता के थे वो, तो जो नोट छापने की मशीन किसके घर में भेजी जा सकती है। तो पूरा हरियाणा एक तरह से चौधरी बंसीलाल ने बहुत समझाया, अरे भाई तुम रुक जाओ, मैं एसवाईएल का पानी ला दूंगा, लोगों को जनप्रतिनिधियों को ले जाके खुदती हुई भी दिखाई, बनती हुई भी दिखाई, लेकिन पूरा हरियाणा पागल हो चुका था। सांसद धर्मवीर से मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि देवीलाल ने ना हमें एक तरह से गुमराह भी किया। उन्होंने कहा कि भाई लोगों को समझाओ मत, बहका लो। तो मैं पागल करना कह रहा हूँ, वो गुमराह करना कह रहा है, बात एक ही है, हम पागल हो गए थे सब कुछ। तो मतलब लोगों को पागल करने के लिए कुछ भी बोलने के लिए बस कह दिया आपको कि करते रहो, वही करते रहो। कि भाई बंसीलाल कहता है भाई कर्जे माफ़ नहीं हो सकते, तो चौधरी देवलाल कहता अरे भाई मैं वहाँ भेड़ चराने थोड़ा जाऊँगा, ऊपर लिख दूंगा सबके कर्जे माफ़ और नीचे दस्तक कर दूंगा देवीलाल हो के माफ़। तो पागल ही हो रहे थे सब, और क्या। तो इतना बड़ा बहुमत दिया और 90 में से हमारे 85 जीते। चौटाला जी मुझे ये समझते थे भाई ये आदमी तो ठीक है, पार्टी का बढ़िया कार्यकर्ता, लेकिन यसमैन नहीं है, और मैं यसमैन था भी नहीं। तो इसलिए वो बार बार कह रहे थे भाई मैं आपको इनाम तो दूंगा, एसएस बोर्ड का चेयरमैन बनाऊंगा, लेकिन एमएलए नहीं। मैं एमएलए बनना चाहता हूँ, मैं तो एक पिछड़ों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। चेयरमैन तो देखो एट द मर्सी ऑफ चीफ मिनिस्टर होता है, मर्जी हो उसकी रख लो, मर्जी हो ना रखो। तो मैं ऐसी पदवी नहीं चाहता। लेकिन राजनीति में तो कहते हैं कि भाई जो यस मैन है वही सक्सेसफुल है, जो बड़े नेता है बस उसके यस मैन बन जाओ, आपकी किस्मत फिर सेट है। हर आदमी ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो कड़वी सलाह को भी मान लेते हैं और वो अपने भले की बात मानते हैं। ऐसे आपका किस नेता से वास्ता जैसे मेरा चौधरी बंसीलाल से भी काफ़ी लंबा साथ रहा है। 1987 में जब चौधरी देवलाल ने मुझे, बल्कि हारता नहीं मैं क्योंकि टिकट के ऊपर वोट थी, लेकिन जब देखा ओम प्रकाश चौटाला ने ये तो भाई जितना तो है ही, टिकट इसके पास है, तो पोलिंग से 2 दिन पहले अपने पिताजी से चौधरी देवलाल से बयान दिलवा दिया कि हमने रामचंद्र जांगड़ा से समर्थन वापस लेके और इंडिपेंडेंट को दे दिया। तो फिर तो चुनाव हारना ही हारना था। तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उसके बाद 2 साल तक मैंने लगातार हरियाणा में एससीबीसी संघर्ष समिति बनाई, शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लासेस। तो ये धोखा आपके साथ चौटाला साहब ने किया? हाँ। ओम प्रकाश चौटाला साहब। वो तो देवलाल ने भी किया। देखो एक मैं कार्यकर्ता तो देवलाल का था ना, उसको नहीं मानना चाहिए था। तो बेटे के आगे हार गए। हाँ, वो सरेंडर कर गए। तो धोखा ही चौटाला को क्या कहें, चौधरी देवलाल को कहूँगा मैं, तो हम तो कार्यकर्ता उसके थे। तो लेकिन उसके बाद 2 साल मैंने लगातार लगाए दलितों को, पिछड़ों को ऑर्गेनाइज करने में हरियाणा में। एससीबीसी संघर्ष समिति बनाई और 1989 में जब लोकसभा के चुनाव आए तो चौधरी बंसीलाल से मेरा संपर्क हुआ। भाई भी हो गया, दिल्ली आए हुए थे हम। हमारी 1-1.5 घंटे बातचीत हुई, उनको मेरी बातें अच्छी लगी, मुझे उनकी अच्छी लगी, तो उनकी मैंने सपोर्ट भी की। वहाँ पर वो चुनाव भी जीते, कांग्रेस के कैंडिडेट थे हिसार भिवानी से। तो उसके बाद फिर मैंने उनको सलाह दी थी, मैं कहा जी संगठन पर पूरा चौधरी भजनलाल का कब्जा है और कोई कांग्रेस में आप जैसे सिद्धांतों की को पूछ है नहीं, और उधर से चौटाला से लोग दुखी हैं।
तो लोगों को तीसरी फोर्स चाहिए। चौधरी भजनलाल को भी लोग भ्रष्टाचार का पर्याय मानते थे, तो लोग दोनों ही जगह से दुखी हैं। अब तीसरा विकल्प चाहिए, अगर आप विकल्प खड़ा करो तो हम आपके साथ रहेंगे, पूरा साथ देंगे। तो पहले उन्होंने विकास मंच बनाया, फिर जब देखा हाँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर उसको विकास पार्टी बनाया। तो मैं उनके साथ रहा काफ़ी दिन। मैंने इक्यानवे का चुनाव भी विकास पार्टी से लड़ा, लेकिन नए नए थे हम, 12 एमएलए बने थे हमारे, बाकी तो सब हार गए थे। मैंने महम से चुनाव लड़ा था, मैं भी हार गया था, लेकिन साथ हमारा खूब रहा। और मैंने उस आदमी में देखा वो झूठ नहीं बोलते थे, धोखा नहीं देते थे, और कड़वी सलाह भी अगर कोई दे देते थे तो फिर वो इंट्रोस्पेक्टिव थे, जांच करते थे कि वाकई में इसमें कहीं मैं तो बंसीलाल जी की बात कर रहे हैं। तो बंसीलाल जी में ऐसा क्या खास था? क्योंकि तमाम नेताओं के अगर कंपैरिजन की बात करें, और बहुत सारे नेताओं से हम भी बात करते हैं, हर कोई सबसे पहले बंसीलाल जी का ही जिक्र करता है और कहता है जो वो थे और जो वो कर सकते थे वो किसी नेता की सोच में भी नहीं था। देखिए बात ये है, क्योंकि मेरा भी काफ़ी लंबा संपर्क रहा 1989 से लेके और 2004 तक, समझो 15 साल। 2004 में जब उन्होंने वापस कांग्रेस में जाने का मन बनाया तो मैंने इनकार कर दिया था। मगर जी देखो, मैं कभी कांग्रेसी रहा नहीं हूँ, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा छात्र जीवन में, और मेरे वही संस्कार थे। तो मैंने कहा मैं फिर बीजेपी में चला जाऊँगा, लेकिन अगर आप पार्टी चलाना चाहते हो तो चाहे कभी सत्ता में आए ना आए, मैं सत्ता की लालसा कुछ नहीं है, हम पार्टी चलाने के लिए तैयार हैं, आपके बाद भी चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस में मर्जर का अगर कोई फैसला ले रहे हो तो कम से कम मैं साथ नहीं दे सकता। तो मैं सबसे पहले मैं बीजेपी में आ गया था। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ, ही वॉज ए मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ प्रिंसिपल, और नीचे से ऊपर तक ईमानदार थे वो। बिल्कुल बात को निभाते थे, जो कह देते थे उसको पूरा उतरते थे उसके ऊपर। झूठ बोलना, दगा करना, और पैसे के मामले में भी ईमानदार थे। और दूसरा बात, विजनरी बहुत थे। विज़न, जैसे आज हम सूर्य घर योजना चलाई प्रधानमंत्री जी ने, इतनी बढ़िया, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था ना। उस समय वो कहते थे भाई एक दिन कोयला भी ख़त्म होगा, कहाँ से आएगा, ट्रेन खप जाती है एक एक थर्मल प्लांट में रोज़ाना, ये इतनी व्हीकल रोज़ाना आ रहे हैं, पेट्रोल भी ख़त्म होगा, डीजल भी कहाँ से आएंगे इतने, एक सूर्य ही ऐसी परमात्मा की प्रकृति की देन है, ये एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, इसी से लेनी पड़ेगी। तो उस टाइम हम सोलर की सोच नहीं सकते थे। विजनरी भी थे काफ़ी, और जिस संकल्प को कर लिया, जैसे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, जेएलएन जो कैनाल है, जहाँ से लिफ्ट शुरू होती हैं और आखिरी जो है 530 फुट की ऊंचाई के ऊपर पानी ऊपर उठा के लगाया हुआ है। तो काफ़ी विजनरी भी थे, संकल्प भी था, ईमानदार भी थे। और बात ये थी, जबान के धनी थे, जो जबान कर दी वो कर दी। वो ये नहीं है कि भाई बेटा विरोध में हो गया या बीबी विरोध में होगी, नहीं, किसी घर के परिवार की किसी की नहीं मानते थे। जैसे आपने चौधरी देवीलाल का जिक्र किया कि वो पुत्र मोह में, पुत्र प्रेशर में किए हुए वादों से भी मुकर जाते हाँ, थे। वो कर देते। तो बंसीलाल जी को कोई टेंशन नहीं थी कि भाई पुत्र नाराज हो गया या कोई और टेंशन हो गई या कोई कार्यकर्ता, नहीं, जो कह दिया वो करेंगे, जो कर दिया वो करना, चाहे बेटा नाराज हो, बेटी नाराज हो, बीवी नाराज हो, कोई नाराज। तो ये सबसे अच्छी बात आपको लगी। राजनीति में आने की क्यों सोची? क्योंकि परिवार में तो कोई ऐसा था नहीं जिसने मेरा पिताजी तो साधारण किसान थे। मैं 1967 में मैंने मैट्रिक की, तो मैं रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के लिए। अब संयोग कहूँ, पिछले जन्म के संस्कार कहूँ, मैं संघ की शाखाओं में जाने लग गया। उस समय श्याम खोसला जी होते थे, ट्रिब्यून के पत्रकार थे, वो चलाते थे शाखा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने अपने बाज़ार से अपने खाकी निकर, जो हम स्कूल में भी पहनते थे कभी, वो दोबारा बनवाई, और मैं शाखाओं में जाता था, मुझे अच्छा लगता था। मैं तो बाला साहब देवरस जब दिल्ली में रामलीला मैदान में उन्होंने कार्यक्रम किया तो भी हम ट्रेन में गाने गाते हुए आए थे यहाँ तक। तो वो संस्कार मेरे अंदर हो गए। तो 1970 में हमको ये राजनीति का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, मैं BA पार्ट 2 में था। तो हरियाणा और पंजाब का आपस का एक फ़ैसला हुआ था, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया था, और फाजिलका के कुछ इलाके हिंदी भाषी वो हरियाणा को दिए गए थे। उसके विरोध में डॉक्टर मंगल सेन जी, जो उस समय वहाँ के जनसंघ के लीडर थे, चौधरी देवलाल भी आए, छात्रों को कहा भाई आंदोलन करो, हरियाणा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है।
तो हमें कोई ज़्यादा इंसाफ ना इंसाफ का पता नहीं था। हम तो कूद पड़े आंदोलन में। मैं 1 महीना जेल में भी रहा उस साल। मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया, पास भी नहीं हुआ। और उसी टाइम से बस फिर वो नेताओं से संपर्क हो गए। उसके बाद 72 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद महम में पिताजी की लगाई हुई आरा मशीन थी। मैंने कहा भाई मैं या तो एक बढ़िया वकील बनना चाहता हूँ। पिताजी कहने लगे नहीं, लंबा नहीं पढ़ा सकता मैं, अब कमाई की ज़रूरत है घर में, तो तू बीएड कर ले। मैं कहने मैं टीचर वीचर नहीं बनूंगा, फिर मैं अपनी आरा मशीन के ऊपर काम करूँगा, अपना बिजनेस करूँगा। और वो शुरू किया। तो क्योंकि उसमें आदमी फ्री होता है अपने काम में, तो जितना काम हमने करना है काम भी किया, साथ की साथ राजनीति भी चलती रही। आप कह रहे पिताजी कह रहे थे कि भाई पैसे कमाओ, तो राजनीति में तो कोई पैसे ज़्यादा आने का स्कोप था हमने बिजनेस में कमाई, खूब मेहनत की। अच्छा, आप बिजनेस भी करते रहे साथ साथ? हाँ, राजनीति भी आपकी चलती रही? हम 4 भाई थे, एक कोविड में चला गया। हमारा इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा, आज भी है तीनों का जो बाकी हैं। तो मैं जो ऑर्डर दे देता था वही होता था। मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में, और हमने दिन और रात मेहनत की। मैं पिताजी को कहता भाई अगर मैं बीएड करके टीचर बनूंगा तो सरकार की मर्जी है कब मुझे प्रमोट करेगी, लेकिन यहाँ तो प्रमोशन लेना मेरी मर्जी है। तो चंदा लेने भी आते थे नेता आपके पास? देखो, चंदा वंदा ना मेरी देने की कभी वो रही, ना कोई लेने आया, और ना मैंने कभी किसी से लिया। अपने घर से ही खर्चा किया, और खूब परमात्मा ने दिया हमें। दिन और रात हमने मेहनत की, और 15 रुपये डेली की आमदनी से मैंने शुरुआत करके विद इन 10 ईयर 10 साल के अंदर मैं उस बिजनेस को 15,000 रुपये डेली पर ले गया। तो पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा तो हुआ होगा इस बिजनेस को ग्रो करने में? पॉलिटिक्स से कुछ नहीं कमाया। कनेक्शंस, पॉलिटिकल कनेक्शंस कोई कनेक्शन का भी, मेरा अपना रुतबा ये रहा कि ना किसी ऑफिसर से कभी डरे, ना कभी किसी को रिश्वत दी। खूब काम किए, अपने दिन और रात मेहनत की, गवर्नमेंट सप्लाई भी की, काम भी किए। लेकिन कभी भी ये नहीं भाई मैं 10 रुपये दे दूँ और भी इसका फ़ायदा उठा लूँ, कभी किसी को कुछ नहीं दिया। स्वभाव में नहीं था, कभी लड़ाकू स्वभाव था, टकरा जाने का स्वभाव था, वही रहा। तो चौधरी देवीलाल जी से जब पहली मुलाकात हुई, याद है क्या सीन था या कैसे वो मुलाकात हुई? 1975 में बाई इलेक्शन था। 3 इलेक्शन थे हरियाणा में, तो एक नूंह, एक रोड़ी, एक महम। तो महम से हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उठाया था, पंचायती उम्मीदवार था, सरबूरा नाम था, एडवोकेट था। और चौधरी देवलाल रोड़ी से लड़ रहे थे चुनाव उसी समय। और नूंह से थे चौधरी तैयब हुसैन। तो नूंह की सीट कांग्रेस जीती थी, तैयब हुसैन जीते थे। और रोड़ी और महम हम जीते थे, समझो चौधरी देवलाल रोड़ी से और महम से सरबूरा। तो बीच में कंपेनिंग के लिए चौधरी देवलाल को भी बुलाते थे गांव में, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो उस समय मेरी आरा मशीन जहाँ पर थी उसके सामने ही ग्राउंड था, वहीं पर सारे जलसे होते थे। और इतने तक जलसों की तैयारी हो, इतने वहाँ पर बैठे रहना, उका चाय वगैरह चलती रहती थी। तो उसी टाइम से उनसे प्यार प्रेम हो गया था। तो आपको फिर लगा कि भाई अब हाँ राजनीति शुरू करते हैं। हाँ, बस फिर उनके साथ 77 में भी रहे, चलते रहे। जहाँ कहीं भी मैं पता नहीं कितने दल बने, कभी लोक दल चय, कभी लोक दल कै, कभी दम किप्पा, कभी कुछ दलित मजदूर किसान पार्टी है, तो नाम बदलते रहते थे। लीडर देवीलाल ही रहता था। तो उसमें उनके साथ चलते रहे, आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। बीच में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें भी हिस्सा लेते रहे, भाई लागू करो। तो नेताओं से संपर्क रहा। कर्पूरी ठाकुर जी आए कभी हरियाणा में, कभी बहुगुणा जी आए, उनसे भी बहुत अच्छे संपर्क हो गए। कर्पूरी ठाकुर जी 75 में रहे तो मैं उनके साथ 3 दिन रहा। उन्हीं की, हम एक ही गाड़ी में गांव में जाते, रोज़ाना घूमते फिरते। तो कर्पूरी जी की मृत्यु पर्यंत मेरा संपर्क बना रहा, बहुगुणा जी की मृत्यु पर्यंत वो संपर्क बना रहा। तो मैं अच्छा वक्ता था, मंच पर बोलता तो सब लोग अट्रैक्ट होते थे कि हाँ ये लड़का अच्छा बोलता है। तो जो आदमी मंच पर बोलता है उसका थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ना। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो लोगों को लगता है भाई इससे बुलवाया भी जाए। और चौधरी चरण सिंह भी सीधा नाम जानने लग गए थे, रामचंद्र जांगड़ा कौन है, सीधा नाम जानने लग गए थे। तो इस तरह से अच्छा रहा। लेकिन चौधरी देवलाल ने जो 87 में धोखा किया, उसके बाद बस बड़ी मायूसी आई, बड़ी नफरत हुई दिमाग में कि क्या ये
इतने नफरत बड़े, राजनीति से या देवीलाल से? हाँ, इतने बड़े बड़े लोग होके एक कार्यकर्ता को ऐसे कत्ल कर देते हैं। कत्ल ही करना है और क्या, उसके करियर को इस तरह से एक अपने बेटे के कहने से, तो बड़ी मतलब एक ग्लानि सी मन में आई। उसके बाद बल्कि चौधरी देवलाल ने 2 बार समझौता करने के लिए आपसे हाँ संपर्क किया? हाँ, आपसे डायरेक्ट बात हुई? डायरेक्ट बिल्कुल, क्योंकि 1990 में चौधरी देवलाल आगे इधर दिल्ली और उप प्रधानमंत्री बन गए विश्वनाथ प्रताप सिंह की कांग्रेस उसमें पार्टी में, जनता दल था। और महम से ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, मेरे को मौका मिल गया, मैं बदला लूंगा इससे। आपने देवीलाल को कहा था कि अब हाँ, अब क्या मैं अब देखेंगे। अच्छा, आपने उनको साफ साफ बोल दिया था कि अब हाँ, तो देखेंगे। चौधरी देवलाल उप प्रधानमंत्री थे, महम में आए, मुझे बुलाया। पहले मेरे घर पर ही आने लग रहे थे कार्यकर्ता कि आपके घर आ रहे हैं। मैं कहा नहीं भाई, घर मत लेना, इतने बड़े आदमी को घर में बुला के उनको मना करना और कोई अच्छी बात नहीं है। कोई घर का आदमी कुछ और कह दे तो मैं ही चल पड़ता हूँ। मैं गया रेस्ट हाउस में उनके पास, ये कहने लगे मैं आ रहा था भाई रामचंद्र। मैं कहा जी मैं ही आ गया कि ओम की मदद करनी है। मैं बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधा बोल दिया आपने? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ। बहुत तू मैं हुई। कहने लगे मैं चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ रहे यहाँ से। मैं ठीक है, जीत लेना फिर, हम तो जीतने नहीं देंगे, आप हारोगे नहीं तो टकराव होगा। तो टकराव हुआ, 12 आदमी मरे इंसा में, इलेक्शन काउंटरमेंट हुआ। दोबारा फिर चौटाला ने वहीं से लड़ने की जिद की। हालांकि देवीलाल ने दड़बा कला खाली करवा ली थी, उनकी रिश्तेदार थी विद्या बेनीवाल, उसको राज्यसभा में ले लिया था, दड़बा कला खाली हो गई थी। और मेरे पास सुबह सुबह आए डीआईजी थे एक ऐसे खान, एक जले सिंह सरोहा थे एसएसपी रोहतक, कि आपको देवीलाल ने दिल्ली बुलाया। मैं किस लिए बुलाया? कि आपको हवाई जहाज़ में साथ ले जाएंगे और चंडीगढ़ आपको मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे, और आप हमें बोला है कि उनको ले आओ साथ। मैं कह देना मैं नहीं आ रहा। अच्छा। ऐसे खान मुझे जानता नहीं था, जले सिंह सरोहा जानता था एसपी। जांगड़ा जी मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री आपको बुला रहे हैं और आप इनकार कर रहे हो। सबको थोड़ा बुलाता है, तो मैं सबसे थोड़ा इनकार करा जाता है। मैं नहीं चलता, बोल देना। हमने विरोध ही करना उसका। विरोध किया भी फिर? किया, दूसरी बार भी फिर। और वो एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक उम्मीदवार मरा, उसके कारण फेल इलेक्शन काउंटरमेंट हुआ। क्योंकि महम का जब भी नाम ही आता है तो सबसे पहले महम कांड का जिक्र होता है। वही था महम कांड, वही था। और एग्जैक्टली क्या हुआ था, किसको आप उसके लिए दोषी मानते हैं? क्योंकि अभय चौटाला तो अब तमाम तरीके की बातें कहते हैं, कह रहे नहीं मुझे आईएनएलडी को देखिए बदनाम करने की तमाम चीजें थी। क्या बात यह है, दोषी तो सारी कमीशन बैठा था उसके ऊपर, बाकायदा सैकिया कमीशन बैठा था। और सैकिया कमीशन की रिपोर्ट मैं पार्लियामेंट लाइब्रेरी से लेके पढ़ के आया हूँ, और मेरे मोबाइल में है, इसमें मोबाइल में है सैकिया कमीशन की रिपोर्ट। तो पेज नंबर 121 और 22 आखिरी में उसने लिखा है कि अमीर सिंह हत्याकांड की सुई चौटाला और उसके लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। को डायरेक्टली तो कमीशन ये नहीं कह सकता कि इन्होंने ही मारा है, लेकिन शक की सुई उनके इर्द गिर्द घूमती है। और आखिरी जो उनके ऑब्जर्वेशन है वो तो बहुत ही एक, अगर किसी आदमी में शर्म हो, उन्होंने लिखा है कि पुलिस अथॉरिटीज वर आल्सो द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस एज दे हैड टू सर्व अंडर ए जीलियस नटोरियसली जीलियस रिजाइम इन हरियाणा। ये शब्द सैकिया कमीशन के मेरे नहीं है, इसी मेरे मोबाइल में है। तो अब हम तो किसी को दोषी नहीं ठहराते, वो तो परिस्थितियां दोषी ठहराती हैं। सैकिया कमीशन की रिपोर्ट में शक की सुई जाहिर की है, लेकिन समय चला गया। पर बचा जा सकता था उससे। हाँ, बचा जा सकता था, वो परिस्थिति ना आए, महम कांड ना हो। बस वो आदमी दिलेरी से अपनी हार स्वीकार कर ले, क्या दिक्कत है? जो जनता नहीं चाहती तो दिलेरी से स्वीकार कर ले अपनी हार। तो अहम की लड़ाई की वजह से ये पूरा बेगुनाह लोगों की मौत हुई। हाँ, हार स्वीकार करना भी बहुत बड़े दिल की बात होती है, उसमें भी दिल चाहिए आदमी को। दो पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं तो एक हारता दिखाई दे, दूसरे का कत्ल थोड़ा करता है।
वो हारने के बाद भी तो हाथ मिला के अलग होते हैं, एक दूसरे को थपकी देते हैं, भाई ठीक है तू जीत गया, तेरे में ताकत अगली ज़्यादा। बार के लिए भी रख सकते हैं। हाँ। खेल भावना एटलीस्ट होनी हाँ, चाहिए, तो spirit खेल होनी भावना चाहिए। तो पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए। हम्म, हार ठीक है, स्वीकार करते हैं जाओ, लेकिन जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण। दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अब क्योंकि अभी हम देवीलाल परिवार का जिक्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की अनदेखी की और फैमिली के मोह में तमाम कार्यकर्ताओं का भी गला घोटने का काम हुआ। अब हालांकि आप देखिए तमाम जो खुद के ही परिवार के लोग हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, तो मतलब ये जो कहते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे, वो वाली चीज़ आप देखते हैं अभी जो परिवार में देखने को मिल रही है। देखिए तो इनका पारिवारिक है मामला, हम्म, लेकिन आप एक बात देखिए, 90 में से 85 सीट आज तक हरियाणा में ना किसी की आई और ना आगे आने वाली, आगे भी नहीं आ सकती किसी की भी, इतनी पॉपुलैरिटी किसी की नहीं हो सकती, बीजेपी की भी नहीं हो सकती। नहीं किसी की भी नहीं हो सकती कि 85 आउट ऑफ 90 इतना, मतलब वेव किसी की बन नहीं सकती है। लेकिन केवल मात्र 4 साल में, पूरे 5 साल नहीं हुए, 91 में 91 में ही चुनाव हो गया और एंटी इनकम्बेंसी कितनी बड़ी, कुल 16 सीट रहेगी। 85 से 16 रहना, इससे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी भी किसी की नहीं आनी। इनकम्बेंसी आती हैं, अब 2005 में कांग्रेस की 67 सीट आई, भजनलाल को टारगेट करके लोगों ने वोट दे दी, बन गया हुड्डा। एंटी इनकम्बेंसी आई, 40 सीट पर रह गए अगले चुनाव में, उससे अगले चुनाव में 87 से ही बाहर हो गए। हमारे भी शुरू में 47 आए, लेकिन फिर हम 40 पर रह गए, 48 भी अगली बार 48 आ गई। तो 5-7 सीटें ऊपर नीचे तो होना राजनीति के अंदर, लेकिन 85 में से 16 रह जाना। और उसके बाद हरियाणा से कोई चुनाव नहीं जीत पाए चौधरी देवलाल, इतनी बड़ी शख्सियत के आदमी। छत्रपाल से हार गए वहाँ गिराए में, यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा से 2-3 बार हार गए। एक चुनाव जीते जिंदगी में, वो भी सीकर से जाके जीते बलराम जाखड़ के मुकाबले में। हरियाणा से कोई चुनाव नहीं जीते, मरते मर गए। चुनाव हालांकि लोग लड़ते हैं, आपने भी खूब चुनाव लड़े, मलाल है कि जीत नहीं मिली। जब आदमी की कई बार लक भी होती है, अब देखो 90 में से हमारी पार्टी की 85 सीट आना और 5 हारने वालों में मैं शामिल। तो इसे लक मानते हैं आप? हाँ, और क्या। अब या तो सरेंडर करो अपनी आत्मा को दबा के और किसी का नेतृत्व स्वीकार कर लो, या फिर लड़ो। तो लड़ोगे तो फिर इब्राहिम लिंकन भी 19 चुनाव आ रहा था, क्योंकि हर बार वो खड़ा होकर कहता कि मैं दास्ता को ख़त्म करूँगा, और दास्तों की वोट ही नहीं थी। तो मैं भी हर बार खड़ा होकर कहता कि जैसे ही विधानसभा में जाऊँगा बैकवर्ड के लिए ये बोलूँगा, बैकवर्ड के लिए ये करूँगा, पिछड़ों के लिए ये करूँगा। अब पिछड़े जागरूक थे ही नहीं, अब जागरूकता बहुत आई है। हाँ। अब तो आई है अवेकनिंग लोगों में, लेकिन उस टाइम तो थी ही नहीं। अब हम उनकी बात करते रहे और दूसरे लोग हराते रहे। तो मतलब सारी मेहनत आपने की। हाँ। और जब मलाई खाने का टाइम आया तो नहीं, अब हम भी हैं, चलो कोई नहीं बात है। अब देखिए पूरे देश का पिछड़ा वर्ग जो हमने चला, मैं कर्पूरी जी कहते थे कि जब तक ये ओबीसी के लोग कांग्रेस के पीछे अंधाधुंध लगे रहेंगे तब तक इनकी किस्मत सुधरेगी नहीं। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, ये सब्सिडी का जीवन देती है, भाई तुम्हें 2 रुपये किलो चावल दे देंगे, 3 रुपये किलो आटा दे देंगे, 12 रुपये किलो दाल दे देंगे, 15 रुपये लीटर मिट्टी का तेल दे देंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन उनके जीवन के उत्थान के लिए योजनाएं नहीं बनेंगी। जिस दिन कांग्रेस चली जाएगी उस दिन फिर इनके उत्थान के लिए योजनाएं बनेंगी। तो कांग्रेस से अलग करने में पिछड़े वर्ग को हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़े प्रचार करने पड़े, लेकिन वो टूट गया। अब बीजेपी का प्रमुख वोट बैंक जो है वो ओबीसी है, और उसके लिए काम भी खूब हो रहे हैं। आज ओबीसी पूरे देश का ऑर्गेनाइज भी है और उसके लिए काम भी अच्छे हो रहे हैं। तो असली रिप्रेजेंटेशन ओबीसी को हाँ बीजेपी ने दी है, खूब मिली है। वरना मेरे जैसा आदमी जिसको पास देने के लिए कोई पैसा नहीं और नहीं कोई सिफारिश नहीं, कोई बड़ा पॉलिटिकल परिवार नहीं, और आधी रात को फ़ोन करके बुला लिया कि भाई चलो आपको राज्यसभा में भेजना है, टिकट भी बुला के दिया,
तो कोई लॉबिंग नहीं किया आपने नो बीजेपी लॉबिंग, में टिकट के लिए? मुझे पता ही नहीं। पहली बार तो 2018 में मैं चेयरमैन था मनोहर लाल जी की सरकार में, हरियाणा का इसका बैकवर्ड क्लासेस कल्याण निगम का। ऑफिस में मैं बैठा, शायद यही टाइम होगा, तो मेरे पास टेलीफोन आया किसी का, जांगड़ा जी अंदर अंदर ही क्या सेटिंग करते हो, कहाँ से क्या काम मार लेते हो बाजी? मैं कहा भाई क्या बाजी मारी है मैंने? खूब नाम चला आपका। हाँ, बोला आप टीवी तो खोल के देखो। अब मैंने टीवी खोल के देखे, मेरा राज्यसभा के लिए नाम चल रहा है। 2018 की बात है, मुझे पता ही नहीं। मैं ऑफिस में बैठा, अगले दिन फिर कई वर्करों का फ़ोन आया कि जी बहुत लॉबी सक्रिय है, आपका नाम कटवाने में एक बार दिल्ली भागो। मैं कहा मैं क्यों भागूं? मैंने नाम लवाने के लिए भी कुछ नहीं कहा, मैं तो ऑफिस में बैठा था। अगर नहीं आएगा तो मुझे कोई टेंशन है नहीं, मैं तो विधानसभा लड़ना चाहता हूँ गोहाना से। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो विधानसभा लड़ेंगे। और विधानसभा भी कट गया 19 में, फिर भी कोई टेंशन नहीं मेरे दिमाग में, मैंने कोई लॉबिंग नहीं की। और मनोहर लाल जी का आधी रात को फ़ोन आया है एक दिन 2-3 महीने बाद कि आपका हमने राज्यसभा में लेने का निर्णय लिया है। मैं ठीक है जी। तो लगा था कि अगर टिकट मिलती 19 में भी, अगर आपको गोहाना से टिकट मिल जाती, मैं जीत जाता चुनाव, जीत जाते बहुत अच्छे वोटों से, अब की बार भी जीत जाता, 24 में भी जीत जाते। लेकिन पार्टी ने बोला नहीं, अभी यहीं पर ही जिम्मेदारी है और यहीं पे ही काम बस करना जो चाहिए। मैंने एक बार चुनाव समिति में कहा था भाई मैं गोहाना से लड़ना चाहता हूँ, पार्टी लड़ाना चाहे तो। अब नहीं लड़ाया तो ठीक है, मैं ज़्यादा लॉबिंग हो ऐसा नहीं है कि मतलब आप बार बार हार रहे हैं तो बस इसलिए कह रहे हैं कि जीत जाता अगर टिकट ना मिलती, क्योंकि टिकट मिली तो हार गए, अगर नहीं मिली तो आप बोल रहे हैं कि मिलती नहीं, तो मैं शायद जीत जाते। 100%। आप गोहाना जाके पूछो लोगों से मैं कितने वोटों से जीतता। अब जब जीतने का चांस आया टिकट नहीं मिली। तो अभी भी कोई उम्मीद थी कि भाई राज्यसभा में चलो यहीं पे ही कंटिन्यू करो, अच्छा लग रहा है, अपर हाउस में हूँ? देखो मैंने तो पूरा अपने जीवन में जो संतुष्टि जो मिलती है ना आदमी को किसी पद पर आके, मैं इन 6 सालों में पूरा संतुष्ट रहा हूँ। अच्छा। मुझे नहीं पता था राज्यसभा में आने के बाद ये समितियाँ क्या होती हैं। अब हमारे चीफ विप थे उस समय, जो अभी इसके हिमाचल के राज्यपाल था, अभी तेलंगाना के बने हैं, शिव प्रताप शुक्ला जी। तो उन्होंने कहा आपका हिंदी में इंटरेस्ट है? मैं कहा जी है। तो आप राजभाषा समिति के लिए आपका नाम दे? मैं ठीक है दे दो। ने बना दिया मुझे राजभाषा समिति में। फिर मुझे फ़ोन आया सेक्रेटरी का कि जी आपको बधाई हो। मैं किस चीज़ की? कि आपको फर्स्ट कमेटी का कन्वीनर बना दिया। माननीय अमित शाह जी उसके चेयरमैन होते हैं राजभाषा कमेटी के। मैं भाई कन्वीनर क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता। मैं गया ऑफिस में, उन्होंने बताया कि इसकी फर्स्ट कमेटी में 21 मंत्रालय हिंदुस्तान के मुख्य हैं, जिनमें पूरे देश में राजभाषा का क्या अनुपालन हो रहा है उसकी जांच आपने करनी है। अब देखो पूरा तो मैंने देश देख लिया, एक कोना नहीं छोड़ा मैंने। और मेरी दिलचस्पी का ये विषय था, मैं हिंदी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का उपासक हूँ। तो मैंने देखा ऐसे ऐसे, क्योंकि शिक्षा विभाग भी उसी में आता है, शिक्षा मंत्रालय। तो मैंने जामिया मिलिया में भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, JNU में भी जो हिंदी से बड़ा दूरी रखते थे सब मैं लागू करवा दिया। और बहुत अच्छा मैं अपने आप को संतुष्ट मानता हूँ कि मुझे जो काम दिया गया उसको खूब बढ़ाया मैंने और पूरे देश को जानने का मौका मिला। देश को तो आप जान लिए, लेकिन देश की भावनाओं को क्या जान पाए? क्योंकि आपका नाम जब भी आता है साथ में ये आ जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा विवादित बयान आप देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं जो शायद जाने अनजाने में बोल देते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि भाई उसके रेपरकशंस क्या क्या होंगे। दरअसल क्या होता है, कई बार आपका जो ये मीडिया वाला मामला है ना, और ख़ास तौर पर ये यूट्यूबर वगैरह जो आजकल नए नए जो सोशल मीडिया चलाते हैं, अभी देखो अब जब आप बात होती है, हम बात कर रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की, उनकी जीवनी की, तो मैं क्या बोलूँगा। भिवानी के अंदर मैं चीफ गेस्ट था और उसी से 5-4 दिन पहले ये पहलगांव कांड हुआ था। तो मैंने वहाँ बैठी थी सामने महिलाएं, उनसे ये कहा भाई देखो पहलगांव में हमारे आदमी हाथ जोड़ के मारे गए,
वो आतंकी थे, हाथ जोड़ने से उनको छोड़ना तो था नहीं। अहिल्याबाई होलकर से के जीवन से कुछ सीखो। बहुत ही जवान अवस्था में वो विधवा हो गई थी, एक ही लड़का था, वो भी चला गया था, फिर भी उन्होंने जीवन में हौसला नहीं छोड़ा और जहाँ अपने राज्य का विस्तार किया उसके साथ साथ हिंदू मंदिरों का, कितनी सभ्यता संस्कृति का उन्होंने संरक्षण किया। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी उन्होंने बनवाया था, शिवलिंग की स्थापना उन्होंने की थी। यानी एक योद्धा की तरह उन्होंने जीवन जिया। तो हमारी बहनें जो वहाँ पर थी, एक आध से लड़ती, मरना तो फिर भी था ही, तो हाथ जोड़ने से तो किसी को छोड़ना नहीं था, तो लड़ना चाहिए ऐसे मौके के ऊपर। अब अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर बोलते हुए ये तो नहीं कहूँगा कि आप कायर बनो, ये बनो, कमज़ोर बनो, वैसे भी नहीं कहता मैं तो। नहीं, पर अगर ऐसे कोई आतंकवादी हमला हो जाए तो मतलब तो पहली बात तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि वो घूमने के लिए गए और तो वहाँ पे उन्होंने आतंकवादी उसी हमला हो विषय गया। को उठा लिया कि रामचंद्र जांगड़ा तो महिलाओं को कमज़ोर बता रहा है, कायर बता रहा है। मैं प्रेरित कर रहा हूँ और वहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी सुन रही हैं वो धन्यवाद दे रही हैं मुझे। बहुत अच्छा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा कहा है कि हमें ऐसे मामलों में हौसला रखना चाहिए। अब एक मुस्लिम लड़का तो 10 में उस बयान पे अभी भी कायम है? आपको लग रहा है कि बस वो मैनिपुलेट कर तो, दिया लेकिन गया? वो बना दिया मीडिया ने हम्म। कि ये कर रहा है, देखो उनका तो अभी आप जो बोलेंगे वही तो मीडिया दिखाएगी ना, उसका तो नहीं, वो सारा नहीं दिखाते ना। अहिल्याबाई होलकर के जीवन का तो उन्होंने थोड़ा सा भी प्रसंग नहीं दिखाया, बस सिर्फ यही बुलवाते रहे, उनमें हौसला नहीं था, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने उसी लाइन को दिखाते रहे। तो ये बड़ा आज के ज़माने में जो है ना, जो एक तरफा एक परसेप्शन खड़ा कर देना किसी बात का, थोड़ा सा न्यूट्रल और ईमानदारी से करना चाहिए पर मीडिया को। नेताओं को भी आपको नहीं लगता है कि अगर किसी स्टेज पे जाके कुछ कह रहे हैं तो बहुत ही जिम्मेदारी से आप तो तमाम मैंने चीजों को देख के देखो ना, कहना चाहिए कोई कि ऐसी किसी को बात तो थी बुरा नहीं। ना लगे। मैंने ये कहा उन बहनों को, हमारियों को थोड़ा सा हौसला रखती, एक आदि के साथ जूझती। जैसे एक मुस्लिम लड़का था, 10 मिनट तक उसकी राइफल पकड़े रहा एक आतंकवादी की, और कहा मैं नहीं मारने दूंगा, ये हमारे मेहमान हैं, इनके बगैर हमारी आमदनी है, ये हमारी रोजी रोटी का साधन है। 10 मिनट तक वो जूझता रहा। उस दौरान अगर 2-4 आदमी उसको पिलक के उसके पीछे से मार देते तो एक को तो ले बैठते, 3 ही तो थे, वो कोई ज़्यादा थोड़े थे। लेकिन हरियाणा में कितनी आपको ऐसी ऐसी बता सकता हूँ मैं बातें। बाहर एक हमारी बड़ी एज्ड महिला थी वो, और सफाई कर रही थी, वाइपर ले रही थी। यार कोई घर पर आए उसके पति को, और उनके हाथ में रिवॉल्वर था, और देखा कहाँ है वो, उसने यूं का यूं वाइपर मारा उसके हाथ के ऊपर, और उसका पिस्टल दूर जाके पड़ा, और उसी से दे दनादन ले लिया, उसने भगा लिया। हौसला रखा उसने। अब आम लोगों के पास तो सिक्योरिटी नहीं होती ना, तो वो बेचारे अब जो उस वक्त उनको समझ में आई उस हिसाब से चीजें बस हौसले की बात होती है सारी। तो देखो हथियार हौसले का होता है, और हथियार आदमी के पास नेताओं के पास तो असली का हथियार होता है, तो उनको अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी की टेंशन नहीं है। हौसले का लेकिन एक हथियार- आम नागरिक को तो समझने में भी बहुत ही ज़्यादा समय भी लग गया होगा, क्योंकि घूमने के लिए गए, आइडिया भी नहीं होगा कि भाई यहाँ पे कोई टेरर अटैक हो जाएगा, और इस वो तो तरीके मैं से ये मानता हूँ चीज़ें उस हुई बात है ना। को, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आपका बयान दुर्भाग्यपूर्ण था कि नहीं? हाँ, लेकिन मैंने बयान इस वे से नहीं दिया था, बयान था ही नहीं। आप ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, आप बस ये कह रहे थे कि लड़ना चाहिए था। मेरा बयान नहीं था, वो तो एक भाषण था। एक तो बयान देता है ना आदमी उसी सब्जेक्ट के ऊपर, वो बयान अलग चीज़ होती है। वो तो मैं भाषण दे रहा था, और भाषण में मैंने प्रसंग कहा कि भाई कोई आतंकी तो आतंकी होता है, हाथ जोड़ने से वो मानने वाला नहीं है। ऐसे लोग तो मुकाबला करने से मानते हैं, मारो मारो ऐसे के लोगों के साथ। तो और कोई मेरा बयान नहीं था, वो एक भाषण का एक अंश निकाल के उसको रिपीट करते रहे। जाटों से भी आपका विशेष प्रेम है? नहीं है प्रेम, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मेरे साथ पीढ़ी के प्रेम हैं, और चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और कभी भी मेरा ऐसा वो नहीं रहा कि मैंने किसी कास्ट विशेष के खिलाफ कोई बात की हो। मैंने एक ही बात कही थी, आज तक देखो ना, ये भाई काले कानून, काले कानून, कालापन क्या था वो तो समझा नहीं पाए आज तक कृषि कानूनों में। मैं अभी भी पार्लियामेंट में भी हमने ये बात कही थी, भाई किसान के हक में जो मोदी जी ने किया है उतना तो किसी ने किया नहीं। मैंने तो दिन देखे हैं, राजस्थान में अकाल पड़ गया, और हरियाणा से राजस्थान में गेहूँ पहुँचाना जो है ना वो इलीगल था, रास्ते में ट्रक पकड़ लेते थे। गुड़ पहुँचाना मना था, पकड़ लेते थे, ब्लैक से जाता था हरियाणा से राजस्थान। की बात कर रहे हैं आप?
ये देख लो 40-50 साल पहले की बात है। और हमने खूब देखा है वो, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो वैश्य समाज के व्यापारी, वो रातों को ट्रक निकालते थे, पुलिस पैसा लेती थी, रिश्वत लेती थी, और राजस्थान में गेहूं ब्लैक में जाते थे, गुड़ ब्लैक में जाता था, अपने ही देश में। अरे भाई, अपने ही देश में, अगर वहाँ पर, राजस्थान तो मरु प्रदेश है, वहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहाँ गेहूं की जरूरत है, वहाँ मीठा होता नहीं, गुड़ होता नहीं, गन्ना होता नहीं, क्या उनको मीठी चाय नहीं चाहिए? उस टाइम चीनी बनी नहीं थी, कोल्हू चलते थे, लेकिन राजस्थान में गुड़ भेजना इलीगल था, बॉर्डर के ऊपर गिरफ्तार कर लेते थे। वो दिन थे, मोदी जी ने फ्री मार्केट दे दी कि अपना उत्पाद किसान कहीं भी बेच सकता है, जहाँ उसको अच्छा लगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान किसी कंपनी के साथ, क्योंकि आज बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई, आटे की भी कंपनियाँ आ गई, बिस्कुट की भी कंपनियाँ आ गई, मिलेट्स के भी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियाँ आ गई, और वो किसान से कॉन्टैक्ट कर लेती हैं, भाई हमारे लिए ये फसल उगा दो आप, और कॉन्टैक्ट करो, आप इतने 1000 रुपये क्विंटल का हम आपसे ले लेंगे। तो कृषि कानून में था, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान कॉन्टैक्ट करता है 4500 रुपये क्विंटल, मार्केट में भाव आज हो जाता है 5000, तो किसान कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर सकता है कि मैं तो 5000 दूंगा। लेकिन मार्केट में अगर 4000 आ गया, 500 घट गया, तो व्यापारी नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, उसको 4500 में लेना पड़ेगा। तो किसानों के हक में थी सारी बातें। लेकिन वही बात जो धर्मवीर ने कही थी ना आपको, कि भाई किसान को समझाया नहीं जाता, बहकाया जाता है, बहका दिया। उन्होंने कहा था हमें तो ये सिखाया गया था कि तमाम लोग हैं जो, हाँ, उनको बस बहका लो, समझाना नहीं है। तो बहकाई में आ गए, इतना बड़ा नुकसान, इतने बॉर्डर पर बैठे रहे, देश का नुकसान हुआ। तो मैंने कोई वो बात नहीं कही, किसी कास्ट विशेष के खिलाफ कोई कभी बात नहीं की है। मैंने ये की भी ये सारे कानून हक में हैं, और ये गुमराह जो कर रहे हैं, ये गुमराह नहीं होना चाहिए। अब देखो, रोज़ाना पंचायत हो रही हैं, और अमेरिका में बैठा हुआ एक वो धर्मेंद्र हुड्डा वीडियो डाल रहा है रोज़ाना कि अभिमन्यु की कोठी जो है ना, किसके कहने से जलाई, किसके पेट्रोल पंप से तेल आया, पेट्रोल आया, वो सारी बातें वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं लोग खुद जो उस आंदोलन में थे, जो फूकने वालों में थे, वो कह रहे हैं। जो बात उस समय मैं कहता था, मैंने रोहतक के मंच से कहा कि एक बार 1990 में हरियाणा जलवाया आरक्षण के विरोध में, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, उस समय चौटाला राज करते थे। 2016 में हरियाणा जलवाया आरक्षण के समर्थन में, जाट आरक्षण समर्थन में। उस समय किसने जलवाया? 1990 में जब हरियाणा जला तो किसने जलवाया? चौटाला जी सरकार में थे, मुख्यमंत्री वो थे जब मंडल कमीशन ने आई। मैंने मंच से कही रोहतक से ये बात, और जब 2016 में जना हुड्डा जी की वजह से वो हुआ था, मतलब चीफ मिनिस्टर 2014 में छोड़ गए थे वो, लेकिन वो बात मैं उस समय कह रहा था कि आरक्षण के समर्थन में, मतलब 90 में जलाएं तो आप जला हरियाणा, तो आप कह रहे हैं कि चौटाला साहब की गलती। लेकिन 2016 में सरकार तो हमारी थी, सरकार हमारी थी, मुख्यमंत्री, लेकिन किसके उकसाने से वो बात हुई, वो मैं उस समय कहता था, मंच से इशारा करता था कि इन लोगों ने उकसाया। ऑडियो वायरल हुई, उसके पॉलिटिकल एडवाइजर की ऑडियो वायरल हुई, वीरेंद्र सिंह की। लेकिन उस टाइम अब लोग कहते हैं ये तो जाटों के खिलाफ बोलता, नहीं, मैं जाटों के खिलाफ नहीं बोलता बिल्कुल भी। चौटाला के खिलाफ मैंने बात कही कि 90 में हरियाणा जला सरकार के उसके ऊपर, 16 में जना हुड्डा एंड फैमिली और इसके लोगों के लोग भी तो कहते हैं ना, बीजेपी क्या कर रही थी फिर, सरकार आपकी तो पूरी इंटेलिजेंस आपकी। अब ये चाइना नहीं है कि हम थियाननमेन चौक बना देंगे और गोलियों से भून देंगे लोगों को। ये कम्युनिज्म नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र है। और मनोहर लाल जी ने बड़ा समझदारी से काम लिया कि भाई अगर उस कोई फायरिंग हो जाती, अब तो 32 आदमी मर गए, अब आदमी किसको ब्लेम कर रहे हैं? वो धर्मेंद्र हुड्डा जो अमेरिका में बैठा हुआ है, किसको ब्लेम कर रहा है कि भाई किसी ने मरवाए हमारे बच्चे? मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज़ाना सुनते हो, उसकी वीडियो सुनते हो कि जो भी हो डालता है रोज़ाना। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी के बहकाने में आए और उन्हीं के पेट्रोल पंप से तेल आया और उनके कहने से हमने अभिमन्यु की कोठी जलाई, कुत्तों को जलती हुई कारों में फेंक दिया, गैस सिलेंडर फेंक के उसमें आग लगा दी। वो सारी बातें वो खुद बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और उसके कारण प्रदेश में भाईचारे में दरार आई। 20,000 करोड़ की संपत्ति प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वो जल गई। 1196 दुकानें, शोरूम जल गए। 32
निर्दोष आदमी मारे गए, मैं तो निर्दोष ही कहूँगा, क्योंकि बहकाने से कोई आदमी अगर कहीं जाता है तो निर्दोष ही होता है वो, तो मैं किसी को दोषी नहीं मानता, वो बहकाने वाला दोषी होता है। लेकिन अब वो सारी जो मैं उस समय कहता था, उस समय जब मेरे खिलाफ वो कहते थे ये तो जाटों के खिलाफ बोलता है, मैं जाटों के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलता। जो आदमी प्रदेश के भाईचारे के अंदर दरार डाले, प्रदेश की संपत्ति को जलवाने की कोशिश करे, सत्ता की इतनी हवस नहीं होनी चाहिए कि दूसरे की सत्ता बर्दाश्त ही ना हो, और आदमी को बर्दाश्त भी करने की मानसिकता रखनी चाहिए। लेकिन आज मैं नहीं कह रहा, वो अमेरिका के अंदर बैठे हुए धर्मेंद्र हुड्डा कह रहा है कि हाँ इन लोगों के कहने से। तो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा सत्ता का भूखा कौन सा नेता है? बात यह है जी, अब किस जिसको क्या सत्ता क्या चाहिए एट बनाए। एनी कॉस्ट। अब आपने देख लिया 2016 में क्या होया मनोहर लाल जी को अनस्टेबल करने के लिए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुहिम के अंदर क्या हुआ कि भाई सत्ता रहे मेरी, चाहे कितने आदमी मरो कुछ हो, हार स्वीकार नहीं, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो एक इतना तो मतलब आप अनुशासित, कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा सत्ता जिसको चाहिए थी, सत्ता की लालसा थी, डेस्परेट फॉर पावर, उसमें चौधरी देवीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चलो आप अंदाज़ा लगा लो, आप मैंने मतलब बता आप दिया। में तो अंदाजा नहीं, जो हाँ, आपने कहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं सही कि समझ 90 रही हूँ? में क्या हुआ, मैं सही सत्ता की समझ रही लालसा में इतनी हिंसा हुई, मुहिम कांड हुआ, सत्ता की लालसा में हुआ। 2016 में मनोहर सरकार को अनस्टेबल करने के लिए 2 साल भी इंतजार नहीं हुआ, 2014 में तो इनकी सत्ता गई थी। इतनी जल्दी हरियाणा में इतना बड़ा एक उपद्रव खड़ा कर दिया गया, जब प्रदेश शांति से चल रहा था। वो तो भला हो उस आदमी का, उसने फिर भी संयम बरतते हुए कहा भाई कोई बात नहीं, संपत्ति जिसकी अगर 1 लाख की जलगी तो हम 1.25 लाख दे देंगे, लेकिन आपस में लठ नहीं बजाना, भाईचारा खराब मत करना। और वाकई में देखो, जो आदमी पाकिस्तान से 1947 में 2 कपड़ों में आए, जिन्होंने गली के अंदर एक चारपाई के ऊपर मीठी गोलियां रख के एक बिजनेस शुरू किया। मैं खुद बच्चा था, छोटा, जब मेरा जन्म तो बाद में हुआ है, लेकिन मैंने 52-53 तक तो समझ आ गई थी। 4-5 साल में बच्चे को समझ आती है। गांव में पैसे नहीं होते थे, हम झोली में अनाज लेके जाते थे, और वो हमारे पंजाबी भाई गली में चारपाई के ऊपर मीठी गोलियां रख के बैठे, हम झोली में अनाज लेके जाते, उनको वो दे देते हमें ये गोलियां वगैरह चूसने के लिए। सारा उस स्टेज से शुरू करके वो शोरूमों तक गए, मेहनत करते 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 ग्रेजुअली 1947 से लेके 2016 तक कितने समय लग गया? 53 प्लस 16, यानी उनकी 70 साल की कमाई 1 मिनट में माचिस लगा दी, सवा होगी। लेकिन मनोहर लाल ने फिर भी उनको खड़ा कर दिया, भाई तेरा 10 लाख का नुकसान हो गया ना, तू 12 ले ले, लेकिन झगड़ा मत करो। और सबको वापस रिहेबिलिटेट कर दिया, खड़ा कर दिया। आज यूँ कहीं अब शांति होगी, अब लोगों को पता चल गया हु वाज द गिल्टी। अब उन्हीं के लोग बताने लग गए। अब आराम से हरियाणा में शांति है, भाईचारा है, कोई किसी किस्म का नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बढ़िया सरकार चल रही। तो ओबीसी चेहरा जब लेकर आए नायब सिंह सैनी साहब का, और एक अलग ही हरियाणा में परिवर्तन देखा, लोगों का मूड बिल्कुल शिफ्ट होता देखा, और बीजेपी को लेके जो परसेप्शन थी वो बिल्कुल बदल गई। आपको लगा कि भाई ओबीसी चेहरे को अगर मौका दिया जाना चाहिए था तो आपका नंबर भी लग जाता, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको भी मिलती? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कोई निजी लालसा किसी की कोई काम नहीं करती है। एज एन इंडिविजुअल पूछ रही हूँ। हाँ, आपने कभी सोचा कि और भाई मुझे पार्टी मुख्यमंत्री बना दे तो कुछ अब आप ऐसा देखो, काम कर सकता हूँ मैं? अब आप देखो, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। नितिन नबीन का कभी नाम आप किसी को सुनाइए? नहीं सुना ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि संगठन में ये मेरे बॉस हैं। कह रहे हैं ना मोदी जी ईमानदारी से। जब नितिन नबीन जी का दिल्ली स्वागत किया, कहने के लिए कहा है, बॉस तो अपने आप को मानते हैं मोदी। नहीं, देखो संगठन, उन्होंने कहा संगठन में ये मेरे बॉस हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय पार्टी है, प्रणाली है, उनको बड़ा मानते हैं हमेशा। उम्र की बात नहीं होती, उनके पद की बात होती है। तो बड़ा मानते हैं तो बड़े ही रहेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा डिसिप्लिन से होता है। और निजी महत्वाकांक्षा, निजी लालसा करने वाला मेरे समझ में यहाँ कुछ पाता भी नहीं है। अब मेरा तो ये अनुभव है, मुझे तो चेयरमैन बनाया
तो मनोहर लाल जी का फ़ोन आया था हम्म, कि चंडीगढ़ आ जाओ, अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। हम्म, और राज्यसभा में राज्यसभा में आया भी, तो भी उनका फ़ोन आया था। तो मैं तो कभी सोचता नहीं इस बात को। और जब मुझे 2014 में टिकट दिया, 90 की 90 टिकटें बढ़ चुकी थी। हम्म, यानी एक लिस्ट आई 13 तारीख को, एक लिस्ट आई 19 तारीख को। हम्म, उस समय हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन जी थे। 22 तारीख को अनिल जैन जी का मेरे पास फ़ोन आया। हम्म, मैं आराम से, मैं चलो पार्टी ने जो निर्णय कर दिया, प्रचार करेंगे, लोगों के लिए वोट मांगेंगे, कि आप दिल्ली आ जाओ। हम्म, माँ जी क्या बात नहीं, आ जाओ आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला रहे हैं। उस समय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। मैं आया 1100 का रोड पर, उन्होंने कहा कि आपको टिकट देंगे, काट के देंगे, गोहानावाड़ी बदलेंगे। देखो अब मेरे की देखो कोई लॉबिंग नहीं, को मैं किसी बड़ी फैमिली से नहीं, कोई कुछ नाराजगी कहीं आपने जाहिर नहीं की? ना कहीं नहीं, तो मैं पार्टी आया ही को नहीं। कैसे पता चला? हैं पार्टी को कैसे पता चला कि भाई काट के आपको टिकट देनी है, या अगर बस दे दी वो है तो रिकंसीडर क्यों की बस वो गई? फील्ड की एग्जामिन करते हैं कि भाई बैकवर्ड का चेयर अभी हमें देना है, और उसके बगैर पूरे समाज में मैसेज सही नहीं जाएगा। और उसमें चेहरा मेरे को सेलेक्ट किया कि वही है सबसे बड़ा तो चेहरा। मतलब ये मान लें कि जो वाकई में आपको सम्मान दिया हाँ। राजनीतिक तौर पर, वो भारतीय जनता पार्टी और ने ये दिया। बहुत बड़ा होता है, मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन चेंज करके, हम्म, और 90 की 90 टिकटें बढ़ चुकी, और उसके एक हफ्ते बाद टिकट चेंज करके देना, ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। क्योंकि मेरा कद इससे कितना ऊंचा हो गया कि लोगों ने मान लिया कि वो इतना पावरफुल आदमी है कि जिसको पार्टी ने काट कर टिकट देनी पड़ी। क्योंकि देवीलाल जी के साथ आपने कहा धोखा धोखा मिला, और फिर बंसीलाल जी का अलग रहा कि भाई अब वापस जा रहे हैं कांग्रेस में, तो वहां से आपका कोई ज़्यादा सिस्टम मैच करा नहीं, हाँ, तो मैं आपने कहा नहीं, हम शुरू में वापस इनकार कर दिया। मैं उनका सम्मान बीजेपी करता में था, चले जाएंगे। लेकिन हाँ। मैंने कहा जी नहीं, कांग्रेस की राजनीति तो में नहीं। राजनीतिक राहें आपने अलग की, लेकिन हाँ। जो राजनीतिक तौर पे आपको सम्मान दिया, आपके काम को पहचान दी और एक पद दिया, वो भारतीय जनता पार्टी की शुक्रगुजार हैं आप उसके हाँ, लिए। चौधरी बंसीलाल ने भी खूब सम्मान किया हमारा। हम्म, मैं उनके राज में हालांकि थोड़े दिन रहने पाया, HLRDC का चेयरमैन उन्होंने बनाया था, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, खूब सम्मान देते थे। लेकिन पूरा जो मुझे एक ज़िंदगी में जो रिवार्ड जो मिला है सारा, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया। तो अभी और किसी चीज़ की उम्मीद है या एक्सपेक्टेशन है? देखो जैसे मैंने कहा कि नाइदर टायर्ड नॉर रिटायर्ड, मैं फिजिकली मेंटली फिट हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी स्वीकार अच्छा, है। चौटाला राज को लेके एक बहुत हवा भी है, लोग याद करते तो भाई कहते हैं बहुत माहौल ख़राब था, या फिर बहुत लोग परेशान होते थे। बड़ा नज़दीक से देखा आपने, क्या परिस्थितियाँ थी, क्या हालात थे ग्राउंड पे, क्या ये लोगों को वैसे तो वो परेशान किया बातें जाता था? चली गई, अब वो भी दुनिया में नहीं है। वैसे तो कहने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन कुल मिला के अगर लेकिन इतिहास, परिवार तो लगातार लड़ ही रहा है ना। हाँ, इतिहास उठा के देखोगे तो बहुत ही मिजरेबल परिस्थितियाँ, भयावह परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ कभी किसी प्रदेश में होनी नहीं चाहिए। मतलब एक गुंडा तंत्र जिसको हम कह सकते हैं, बदले की भावना, लूट खसोट, कितनी कंपनियां यहाँ से पलायन कर गई। लिबर्टी वाले ने कई साल पहले, मैं चला गया करनाल, कहने लगे जी हमने 4 फैक्ट्रियाँ यहाँ लगानी थी, लेकिन रोज़ाना आज इतने दे दो, आज इतने दे दो, आज इतने दे दो। अच्छा। बस यही रहा। फिर हमने तो चेन्नई और हैदराबाद लगा ली। अच्छा, INLD से जब ये अजय चौटाला, दुष्यंत दिग्विजय बाहर हटे, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो भी लठ तंत्र था वो वहीं रह गया INLD में, और जो नरम दल था वो ये JJP में शिफ्ट हो गया, लग रहा है। आए तो वहीं से हैं। तो एक कॉन्सेप्ट कुछ आपको हजम होता है नहीं, कि JJP ये तो वाले वहीं से तो आए हैं। हाँ, वहीं से तो आए हैं, वहीं से ही आए हैं। जेल भी साथ साथ काटी थी। तो नरम नरम कुछ नहीं है, वो ट्रेनिंग लठ तंत्र वाली ही है। या वो तो साथ में तो जेल में थे। 10 साल की जो जेल हुई, साथ साथ ही तो थी। तो अब ना टायर्ड हैं ना रिटायर्ड होना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी बहुत काम करना चाहते हैं। तो पार्टी में किसी से बात की है कि भाई अब आगे जिम्मेदारी क्या, क्योंकि अब तो कार्यकाल खत्म होने वाला है। नहीं, बात
यहाँ की भी नहीं जाती। पार्टी में एक थर्ड आई होती है और वो अपने आप वॉच करते रहते हैं कि किससे क्या भूमिका देनी है, किसको उससे क्या काम लेना है, वो किसके कैपेबल है, वो अपने आप पार्टी में होता रहता है। और वो मैं समझता हूँ, मैंने तो अब तक यही अनुभव किया है कि यहाँ किसी से कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका हक है, जिसके लिए आप कैपेबल हैं, वो पार्टी अपने आप सोचती है। वो घर बैठे बैठे मिल जाएगा। घर बैठे बैठे मेरे को तो अभी यही हुआ क्योंकि आपको तो मिला है कम से कम। हाँ। तो आप इस बात से संतुष्ट हैं? मैं तो इससे कि भाई संतुष्ट। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा हाँ, है। आपको लग रहा हाँ। है आने वाले समय में कांग्रेस का कोई स्कोप होगा? क्योंकि भी 2024 में भी सरकार बना ही रही थी कांग्रेस, तो हरियाणा में मंत्रालय भी आपस में नेताओं ने बांट लिए थे। कांग्रेस का युग खत्म हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो हरियाणा का क्या भविष्य देख रहे हैं? लंबे समय तक नायब सिंह सैनी चलेंगे। हम्म, सोबर आदमी है, शरीफ है, हम्म, और एक्सपीरियंस तो धीरे 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 बढ़ता रहता है। पार्टी का पूरा आशीर्वाद है, और अभी फिजिकली मेंटली पूरी तरह से फिट फॉर हैं। और एक जो आदमी में गुण होने चाहिए कि भाई सोबर, पोलाइट, किसी से भड़कना नहीं, किसी से बदले की भावना नहीं, कुछ नहीं, वो पैसे वैसे का लोभ लालच नहीं, वो सारी चीज़ें नायब सिंह सैनी में ठीक ठाक हैं। और मेरी समझ में अभी चलेंगे, लंबा चलेंगे। 2 साल हो गए नायब सिंह सैनी साहब को सीएम की कुर्सी पे विराजमान है, हरियाणा को चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं। मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हरियाणा का वो मुख्यमंत्री कौन सा है? हरदिल अजीज, और लोगों के काम करने वाला, लोगों के बारे में सोचने वाला, और हरियाणा के लिए वाकई में जिसने एक लंबी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने का मन बनाया। देखिए, अलग अलग आदमी में अलग अलग गुण होते हैं। आपकी नज़र में बेस्ट हरियाणा का अब मुख्यमंत्री? जैसे मैं बार बार चौधरी देवलाल का, बंसीलाल का जिक्र करता हूँ। वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, विजनरी थे, और संकल्प के धनी थे, बात के पक्के थे, लेकिन वो पब्लिक से ज़्यादा मिलनसार और वो उनमें नहीं था। हर आदमी में अपने अपने गुण होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स तो हम हाँ। हाँ। एक बार मुझे याद है, चौधरी बंसीलाल बताया करते, एक को बूढ़ा आदमी आया लाइन में लग के और उनको काम समझाने लग गया। एक उनका कोई काम था, उनको एक सेकंड लगी, समझ गए वो बात को कि ये काम चाहता है ये। तो बोला ठीक है, ये हो जाएगा। और सिक्योरिटी वाले को कहा इसको आगे करो, दूसरे को आने दो। अब सिक्योरिटी वालों ने इतना सुनते ही उसको आगे धक्का दिया। अब वो नाराज होके चला गया। वो घर तक गया तो उसका काम हो गया। वो अगले दिन फिर वापस आया, फिर लाइन में मिला तो चौधरी बंसीलाल, देखिए ये तो कल वाला है, और आज फिर क्या करने आया है? बोला जी मैं तो एक बात कहने के लिए आया हूँ, आप देते तो हो सोने की ईंट, लेकिन वो तो सिर में मार रहे हो। तो ये मतलब आप सैनी साहब से कंपेयर कर रहे हो क्या? कि सैनी साहब रोज लोगों से मिल रहे हैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक। हाँ, तो हर आदमी में अलग अलग गुण होते हैं। हाँ। अब सैनी साहब तनाव में आते ही नहीं। उनको कोई आदमी खड़ा, एकदम कार्यकर्ता आगे हट जाते हैं, सेल्फी लेने लग जाते हैं। सिक्योरिटी वाले थोड़ा हटाने की कोशिश कर, अरे ले लेने दे, कोई बात नहीं, ले लेगा। ये अब चलिए, तो चलो आपने बताया कि आपकी नज़र से कौन सा आपको किस में क्या काबिलियत लगी या क्या किसकी अच्छी बात है। लेकिन एक सीरियस टॉपिक भी है जिस पे मैं चाहूँगी कि हम बात करें। राज्यसभा में आपने पॉक्सो पे पूरा हम आपका भाषण सुन रहे थे, और एक गाना भी बहुत ही विवादों में आजकल चल रहा है, टटीरी, सुना है आपने? ना, मैंने नहीं सुना। बादशाह का गाना है, बॉलीवुड के रैपर हैं जिनको महिला आयोग ने बुलाया भी, और छोटे छोटे बच्चों की, स्कूल की ही हरियाणा की लड़कियों को उसमें वीडियो में दिखाया गया। बहुत ही घटिया लिरिक्स थे उस गाने के, और हालांकि सरकार ने डिलीट करवा दिया। बट ऐसे गाने समाज पे कितना बुरा असर डालते हैं, और ऐसे गानों से बच्चों को बचाने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, मैंने तो पार्लियामेंट में भी यही बात कही थी कि जो भी ऐसी चीज़ें जो वातावरण को ख़राब करती हैं, क्योंकि मैंने आज शायद जब आपने कहा सुना है, तो मैंने कहा आदमी सुबह अखबार से शुरुआत करता है, और अखबार उठाते ही उसको सारे विज्ञापन ऐसे दिखाई देते हैं उत्तेजक,
बाजार में निकलता है तो सारे होर्डिंग ऐसे दिखाई देते हैं, हम्म, सोशल मीडिया खोलता है तो उस पर वही चीज़ें दिखाई देती हैं। unfortunately। तो सारा दिन जो उसका दिमाग खराब होता रहता है और शाम को दारू पीने के बाद वो फिर 10 गुना हो जाता है। हम्म, फिर वो शिकार की तलाश में दौड़ता है, चाहे कोई भी हो जाए, वो उसके शिकारी जो भी बन जाए, वही जैसे निर्भया कांड में हो गया था। हम्म, तो ये चीज़ें जो आपने जो बताई हैं, मैंने नहीं देखी हैं वो टटीरी में क्या है वो है, लेकिन अपने आपने जो बताया है तो ऐसी वातावरण को खराब करने वाली चीज़ें बिल्कुल बैन होनी चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों पे क्या एक्शन होना चाहिए? मतलब इतने गलत ही बड़े असर बड़े होगा। सेलिब्रिटीज हैं, करोड़ों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं और आप इतने घटिया गाने बना रहे हैं। हरियाणा की स्कूल की बच्चियों को लेके हरियाणा रोडवेज की बस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतने घटिया शब्द बोले जा रहे हैं। कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि सोशल मीडिया पे खास तौर पे, क्योंकि कोई बिल्कुल सेंसरशिप बिल्कुल। है ही नहीं, हाँ, कुछ भी घटिया से घटिया कंटेंट इसमें आ रहा है और कोई कंट्रोल नहीं, कोई चेक नहीं, कुछ भी डाले जा रहे हैं इस पे। ऐसी चीज़ें जो परोसते हैं हम्म, उनके खिलाफ कानून सख्त होना चाहिए, हम्म, क्योंकि वातावरण ही तो होता है सारा सब कुछ। हम्म, जब वातावरण में उत्तेजना आ जाती है तो वहीं तभी आदमी अपराध करता है। हम्म, अगर वो शांति होगी वातावरण में, फिर अपराध होगा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें जो पूरे वातावरण को दूषित करती हैं, विषाक्त करती हैं, पॉइजनस माहौल बनाती हैं, उनके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए, रोक होनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूँ। संजय भाटिया साहब, सतीश नांदल साहब और करमवीर बौद्ध, 3 उम्मीदवार हैं, 2 राज्यसभा की सीटें। आपको क्या लगता है कौन जा रहा है राज्यसभा में, आपकी और किरण चौधरी जी की जगह? देखो, बात ये है, मैं तो ये मानता हूँ, जब पार्टी, हमारी पार्टी का वो प्रदेश उपाध्यक्ष है सतीश नांदल, हम्म, तो प्रदेश उपाध्यक्ष है तो पार्टी का समर्थन तो उसको होगा ही। बिल्कुल है, चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। हाँ, तो फिर अगर चुनाव मैदान में उतारा है तो जीत की भी आस रखेंगे। हम्म, हारने के लिए तो कोई चुनाव लड़ता नहीं। लेकिन अब वो आप, क्या होगा, कैसे होगा, वो तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन आपको लग रहा है कि संजय भाटिया और सतीश नांदल दोनों ही जा सकते हैं? हमारी तो इच्छा भी रहेगी कि भाई हमारे दोनों जीते हैं। हम्म, पार्टी दोनों को पार्टी के नाते शुभकामनाएं। हमारी तो इच्छा रहेगी कि भाई हमारे दोनों जीते। तो फिर आपके दोनों को जीतने के लिए उधर कांग्रेस वालों में सेंधमारी की जरूरत भी तो होगी ना, विधायकों की वो तो खरीद फिर फरोख्त पार्टी करनी नेतृत्व पड़ेगी। तो क्या कर रहा है, सोच रहा है, वो तो उन्हीं का मामला है। लेकिन आप जो भी जाएगा आपकी लेकिन जगह हम तो राज्यसभा, उम्मीद यही रखते हैं भाई चलो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो आप दोनों को अग्रिम शुभकामनाएं देंगे, चाहे दोनों कोई भी हो, संजय भाटिया या करमवीर बौद्ध, संजय भाटिया या सतीश नांदल, आपकी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेरी तरफ से तो पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है उसी को शुभकामनाएं हैं। तो दोनों को जो भी कार्यकर्ता है सबको आपने शुभकामनाएं दे दी। अब आगे का क्या प्लान है? रिटायरमेंट जो आप कह रहे हैं नहीं लेने जा रहे हैं, राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या प्लान है? कहीं छुट्टियों पे जा रहे हैं, परिवार के साथ कहीं समय बिताने जा रहे हैं या क्या नहीं, रूटीन? मैं कभी आज तक कहीं छुट्टियों वुट्टियों पर गया ही नहीं हूँ कभी भी। नहीं जाते हैं? ना, हाँ। फुर्सत ही नहीं लगती। तो अब शायद फुर्सत लग जाए। ना, लगती ही नहीं, क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र जो है ना पूरा तो हरियाणा प्रदेश है, हम्म, और अब भाजपा में राज्यसभा में आने के बाद जो है ना पूरा देश हो गया। हम्म, अब देखो, एक आदमी मेरे पास लखनऊ से आया, हम्म, कुम्हार भाई था, हम्म, कि जी मेरी ये समस्या होगी। माँ भाई मेरे पास क्यों आया तू इतनी दूर, लखनऊ से महम। हम्म, जी आपको पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा था, अपने कुम्हारों की आवाज़ उठाई थी, तो मैंने सोचा ये संवेदनशील आदमी है, कुछ कुम्हारों की दुख को समझेगा। मैं तेरा दुख बता। उसने दुख बताया, मैंने उसका सोल्व कर दिया। तो अब मेरे पास कभी कोई राजस्थान से आ जाता है, कभी उत्तर प्रदेश से आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, और हरियाणा से तो आते ही रहते हैं। तो मुझे तो वैसे ही रिटायर नहीं होने देते। तो होने नहीं देंगे। हाँ, मुझे लगता है, लेकिन आपकी एक इच्छा और भी होगी जो आप चाह रहे होंगे, कम से कम वो तो टैग अपने नाम के आगे से हटाऊं कि कोई चुनाव नहीं जीता हूं कभी। चुनाव जीतना भी चाहते हैं, लड़ना भी चाहते हैं, और लड़के जीत के फिर आप सदन में पहुंचना चाहते हैं। देखिए वो तो पार्टी मौका देगी, तो अभी तो कोई चुनाव नहीं है। नहीं है, पर आगे आपका मन है अभी ऐसा? तो 2029 से पहले तो कोई चुनाव नहीं है। 2029 में मन है कि हाँ। टिकट मिले और लड़े और जीतें? मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई 2029 तक भी कोई बूढ़ा होने वाले तो हूँ नहीं। तो मतलब टिकट मांगेंगे 2029 में भी? और अगर पार्टी चांस देगी तो फिर भी तैयार है।
हाँ, और नहीं और देगी कुछ और तो जिम्मेदारी देगी तो और जिम्मेदारी देगी तो परमात्मा ने जो लिख रखा होगा वो हो जाएगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएँ आपको हमारी तरफ से और बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए अपने आपका भी समय के धन्यवाद। लिए, इस ठीक तमाम चर्चा ठीक के है लिए। यार, थैंक ठीक है। यू। तो जांगड़ा साहब को आपने सुना, दिल की बात की है और दिल खोल के बात की है इस पूरे इंटरव्यू में। पूरे राजनीतिक करियर के बारे में भी अपना बताया और हमसे तमाम वो इंटरेस्टिंग चीज़ें भी साझा की, जो उनकी ज़िंदगी में भी हुई। साथ ही ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे असल में जो मान-सम्मान दिया है और जितना मैंने काम किया, उसके लिए सम्मान बीजेपी ने ही असल मायने में दिया है। साथ ही साथ 75 के भले ही हो चुके हैं, लेकिन कोई ये समझने की गलती ना करे कि जांगड़ा साहब टायर्ड हैं। वो ना टायर्ड हैं और ना रिटायर्ड होने का कोई प्लान है। 2029 के चुनाव की भी तैयारी है, पार्टी से टिकट माँगेंगे, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो शायद जांगड़ा साहब को उम्मीद है कि जीतेंगे भी और जो उनके नाम के साथ ये कह दिया जाता है ना कि चुनाव जीते ही नहीं हैं, 29 में कम से कम इस टैग को हटाएँगे और पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो फिर कुछ और जो भी ज़िम्मेदारी होगी उस पर काम करेंगे। क्या आगे की प्लानिंग है और राज्यसभा सांसद के तौर पे जो कार्यकाल अभी समाप्त हो रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने हमसे चर्चा की और साफ तौर पे बताया कि मैं बतौर राज्यसभा सांसद भी अपने पूरे कार्यकाल से खुश हूँ। बहुत अच्छा काम किया, लोगों की आवाज़ को उठाया और रिटायर्ड तो होने वाला हूँ नहीं। बहरहाल, मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त।